Hello students, welcome in social science class. Today we will discuss about the third organ of the union government, that is judiciary. Before this we have discussed about the two organ, that is legislature and the executive. What is legislature? Law making body of the country. In India it is called parliament, which makes law for the country. And second organ, executive, that enforce the laws made by the legislature. And now we will discuss about the third organ, that is judiciary. What is judiciary? A system of courts is called judiciary. जब लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया और एग्जीक्यूटिव ने उसे इम्प्लीमेंट किया, लेकिन जब इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू वो लोगों तक पहुंचता है, तो लोग उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अगर कंट्री के अंदर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी भी लॉ के रिगार्डिंग, तो उन डिस्प्यूट्स को कौन रिजॉल्व करता है, उनका निपटारा कौन करता है। अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है या एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो उन सब के लिए वो कहाँ जाते हैं। सो द आंसर इज वी हैव थर्ड ऑर्गन, दैट इज judiciary. So, judiciary not only resolve the disputes, but it is the final interpreter of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी जो उसके केयर या गार्ड कौन करता है, जुडिशरी. Whenever a dispute arises regarding property, violation of our rights, abuse of power, violence, exploitation of any other issues related to our day-to-day life, the matter can be taken to a court of law to seek justice. आप देखते हो आपके अराउंड भी कि अगर कहीं पर कोई भी ऐसा झगड़ा, ये नहीं कि नॉर्मल झगड़ा जो स्ट्रीट में हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग हम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, कोई भी झगड़ा डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी है, हमारे राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, या कोई भी ऐसा एक्सप्लॉयटेशन किसी पर्सन के साथ हो रहा है, तो उसके लिए वो कहाँ जाएंगे, कोर्ट के अंदर, जहाँ वो न्याय की मांग करते हैं. सो द कोर्ट गिव जस्टिस टू द एग्रीव्ड पार्टी. दिस सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अंडर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी. पहली बात कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेसी है. यहाँ पर लोगों को राइट है कि अगर उनके साथ कुछ भी इनजस्टिस या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं. हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि अगर किसी के राइट भी वायलेट हो रहे हैं या गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा एक्शन जो हमारे राइट्स के अगेंस्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं. तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द जुडिशरी. सो नेक्स्ट इज इंडियन जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट. सिर्फ जुडिशरी होना ही काफ़ी नहीं है, उसके पास कुछ पावर भी हों. आवर इंडियन जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट. इसका क्या मतलब, दैट इट इज़ नॉट अंडर द प्रेशर, नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव. इट इज़ फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एंड इट इज़ फ्री टू गिव इट्स डिसीजन. अगर कोई कोर्ट है या जुडिशियल सिस्टम है, किसी के प्रेशर में आकर वो न्याय देंगे, तो उस न्याय को हम सही नहीं मान सकते. न्याय तभी सही होगा जब जुडिशरी क्या होगी, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड अनबाइस्ड. बिना पार्शियलिटी के किसी एक पक्ष की बात सुनकर दूसरे को इग्नोर करें, तो वहाँ हम सही जस्टिस नहीं कहेंगे. सो देन जस्टिस नॉट कैनॉट प्रोटेक्ट आवर राइट्स. The judiciary not only protect our rights but also resolve the disputes arising out of civil cases, criminal cases and constitutional matters without any pressure from the executive or the legislature. क्योंकि बहुत तरह के केसेस होते हैं. कुछ जो है हो सकता है डिस्प्यूट गवर्नमेंट के टू लेवल्स में हो, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, या बिटवीन टू स्टेट्स हैं, और या स्टेट गवर्नमेंट और पीपल के बीच में है. तो इन सभी झगड़ों का निपटारा, इन डिस्प्यूट का जो रिजॉल्विंग है वो कहाँ होती है, जुडिशरी के पास है. और ये तभी हम उसे कहेंगे सक्सेस व्हेन इट इज़ फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव.
तो इंडियन जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। इस बात का हमारे पास, हम सिर्फ कह नहीं रहे, बल्कि ये सब कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बहुत सारी प्रोविजंस हैं जो ये क्लियर करते हैं कि इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। वो कौन सी प्रोविज़न है? लेट्स सी इन द डू यू नो। द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। नो डाउट कि जो जजेस हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। बट प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन को ये कहकर कि अगर उनके नॉन है या उन्हें उनके साथ अच्छे रिलेशन है, उन्हें वो जज बना देंगे। जज बनने के लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए, जो प्रॉपर क्राइटेरिया है उसको फॉलो किया जाता है। देन judges cannot be removed easily. There is a special procedure to remove them and that procedure is called impeachment. नॉर्मल कंडीशन के अंदर किसी भी जज को रिमूव नहीं किया जा सकता। वो अपने रिटायरमेंट तक अपने ऑफिस में रहते हैं अनटिल के वो रिज़ाइन दे दें या उनका कोई हेल्थ इशू हो या उनकी डेथ हो जाए पहले, वो मैटर अलग है। लेकिन इसके अलावा नॉर्मल कंडीशंस के अंदर कोई भी किसी जज को रिमूव नहीं कर सकते। और उन्हें रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। एंड देन जजेस आर पेड एडिक्वेट सैलरी, देयर सैलरी एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर। जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से या उनका क्लियर मेंशन है कि उन्हें क्या सैलरी मिलेगी, क्या क्या उनके अलाउंसेस हैं, किसी भी कहने पर वो रिड्यूस नहीं होते हैं, वो उन्हें वैसे ही मिलते हैं। द टेन्योर ऑफ जजेस इज़ फिक्स। उनके रिटायरमेंट की एज भी जो फिक्स है, उसी के अकॉर्डिंग ही वो जो वहाँ से रिटायर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ केसेस। किस तरह के केसेस कोर्ट के अंदर आते हैं और उनका निपटारा कौन करता है, कौन सी कोर्ट हैं? तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ केसेस। कौन कौन से केसेस होते हैं? सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल केस कौन से होते हैं? जैसे मैरिज से रिलेटेड, कि किसी का मैरिज सही नहीं जा रही, उन्हें डिवोर्स चाहिए, कुछ भी और प्रॉब्लम मैरिज से प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, मनी है, रेंट मैटर, परचेज ऑफ गुड्स। तो ये सभी मैटर जो हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? सिविल केसेस के अंदर। और अगर किसी के राइट्स भी, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी वायलेट हुए, तो वो केस भी किस कैटेगरी में आता है? सिविल केसेस के अंदर। और इनके लिए स्पेशल लॉज होते हैं जिन्हें सिविल लॉ कहते हैं। और जो सिविल लॉ होते हैं उनके लिए अलग से कोर्ट भी होती है जो सिविल कोर्ट्स होती हैं। सो देयर आर सिविल लॉ टू सेटल एंड डिसाइड सिविल केसेस। सेकंड टाइप कौन सी होते हैं केसेस की? क्रिमिनल केसेस। जो नेम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर कुछ क्राइम हुआ है, कुछ गुनाह हुआ है, बड़ा क्राइम हुआ, वो केसेस कौन से होते हैं? क्रिमिनल केसेस। और उसके अंदर कौन से आते हैं? लाइक रॉबरी, मर्डर, चीटिंग, हरासिंग ऑफ वुमेन, बीटिंग, वायलेंस, किडनैपिंग एट्सेट्रा। ये सारे केसेस कौन सी कैटेगरी के हैं? क्रिमिनल केसेस के हैं। किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है, किसी का कत्ल हो गया, लूट मार हुई है, वुमेन के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, वायलेंस हो रही है, या किसी को किडनैप किया जा रहा है। इवन कि जो टैक्स की चोरी करते हैं वो भी किस में आता है? क्रिमिनल केस के अंदर। और जो क्रिमिनल केस है वो सिविल से कैसे डिफरेंट है कि क्रिमिनल केस की बिगनिंग जो होती है एफआईआर से होती है। एफआईआर आपने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड, टीवी के अंदर भी और न्यूज़ के अंदर भी जब आप सुनते हो तो ये वर्ड बहुत बार सुना होगा कि एफआईआर दर्ज करवाई है। हमारा कुछ गुम भी हो जाता है, चाहे हमारी कोई गाड़ी या किसी का कुछ भी गुड्स जो गुम होते हैं या कुछ भी ऑफेंस होता है, तो उसके जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है उसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मींस एफआईआर। तो क्रिमिनल केस की जो बिगनिंग होती है वो एफआईआर से होती है। पहले आप डू यू नो में देखो कि एफआईआर का क्या मीनिंग है। An FIR is lodged with police about a criminal offence. According to law, whenever a person informs the police about an offence, it is compulsory for the police to register an FIR.
जब कोई पर्सन किसी क्राइम के बारे ऑफेंस के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो पुलिस के लिए उसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन नोट करना ज़रूरी है। और फिर उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और अगर वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बात सही साबित होती है वो केस फाइल करते हैं। और फिर अगर वो क्राइम प्रूव हो जाता है तो उस पर्सन के अगेंस्ट जो है डिसीज़न लिया जाता है, या तो उसे फ़ाइन लगता है या जेल की सज़ा। और कुछ केसेस के अंदर दोनों ही होते हैं, फ़ाइन भी और जेल भी। सो दीज आर टू टाइप ऑफ केसेस, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन जुडिशरी के बारे में। इंडिया हैज़ अ सिंगल यूनिफाइड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ इंडिया एक फेडरल भी है। फेडरल का मतलब जहाँ पर पावर्स को डिवाइड किया गया है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। तो इसी तरह हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, आगे हम डिस्कस करेंगे, वो भी अलग अलग लेवल पर हैं। सबसे टॉप पर, फिर उसके नीचे, और उसके सबसे नीचे लेवल की कोर्ट्स होती हैं। लेकिन जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो लॉज हैं, दैट आर सेम फॉर द होल नेशन। ये नहीं कि सेम क्राइम अगर स्टेट के अंदर किया, एक स्टेट में किया है तो उसके लिए अलग से डिसीज़न होगा, किसी और स्टेट में किया तो उसके वहाँ पर डिसीज़न और होगा। तो लॉ सेम रहेंगे, पावर्स उनकी अलग अलग करेंगे कोर्ट के अकॉर्डिंगली, कि ये स्टेट लेवल के हाई कोर्ट के पास है पावर, ये सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन जो जुडिशियल सिस्टम है दैट विल बी द सेम। So, the unique feature of our federal democratic setup is a single, unified, and integrated judicial system for the whole country. It has got power to supervise and control the working of entire judicial system in India. It ensures justice to all. ये सबको justice देते हैं। And the Supreme Court at the apex is the highest judicial authority, followed by the high courts in the state. मीन्स सबसे ऊपर जो हमारी जुडिशियल अथॉरिटी है वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी कोर्ट वो कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद उनके नीचे कौन सी होती है? हर एक स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट होती है। कुछ स्टेट्स की कॉमन भी होती हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा की कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ के अंदर। इसी तरह नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट की भी कॉमन है गुवाहाटी के अंदर। तो स्टेट लेवल की कौन सी कोर्ट होती है? हाई कोर्ट। और फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। द लोअर कोर्ट इन द जुडिशियल हायरार्किकल ऑर्डर इज़ द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। जो लोअर कोर्ट है सबसे नीचे वो कौन सी है? कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। The lower courts are controlled and supervised by the high courts. अब क्योंकि हमने हायरार्किकल ऑर्डर कहा, हायरार्किकल मतलब रैंकिंग वाइज या लेवल वाइज, तो सबसे नीचे लेवल के जो लोकल कोर्ट्स हैं वहाँ पर अगर कोई पर्सन जजमेंट उसको मिलते हैं या डिसीज़न मिलते हैं बट वो सेटिस्फाई नहीं है उस लोअर कोर्ट के डिसीज़न से, देन दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल कैन गो टू द हाई कोर्ट। वो उस डिसीज़न को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट उस डिसीज़न को चेंज कर सकते हैं। बट इसी तरह अगर वो पर्सन हाई कोर्ट की डिसीज़न से भी सेटिस्फाइड नहीं है, देन दैट पर्सन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीज़न दे दिया वो सभी कोर्ट जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, उन्हें वो मानना पड़ेगा और उस पर्सन को भी। मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न होगा दैट विल बी द फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड दिस थिंग इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स वाई वी से इंडिया हैज़ अ सिंगल, यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हायरार्किकल ऑर्डर है बट जुडिशियल सिस्टम हमारा क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसका फ्लो चार्ट है कि कितनी तरह की कोर्ट्स होती हैं, कौन कौन सी हैं।
तो सबसे पहले जैसे अभी मैंने बताया सबसे ऊपर हमारी कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट, जो अपेक्स बॉडी है जुडिशियल सिस्टम की। उसके नीचे आता है हर एक स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, या इन्हें क्या कहते हैं, लोअर कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स। जो लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट जहाँ जिसे डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, उसके नीचे कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट, सिविल जज फर्स्ट क्लास, और लास्ट में मुंसिफ या कोर्ट ऑफ सब जज सेकंड क्लास। इसी तरह क्रिमिनल केसेस के लिए क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर है सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जस्टिस, मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, स्पेशल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. So this is the judicial system. Mainly you have to learn about the three level. First is the Supreme Court, High Court, then subordinate court, which have two types, civil court and criminal courts. Now the apex body of the judicial system, that is the Supreme Court of India. The Supreme Court was established on January 26, 1950. जो हमारी कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली के अंदर है, ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, 26 जनवरी 1950। आपको ये दिन तो याद होगा अच्छे से। इस दिन क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था और इंडिया रिपब्लिक बना था। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री and its headquarter is at New Delhi. It hears both civil cases and criminal cases. और इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन होती हैं तो उसके रिगार्डिंग भी जो केसेस होते हैं वो कहाँ सुने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट की क्या कॉम्पोजिशन क्या है, कौन लोग शामिल होते हैं इसके अंदर। द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजेज ऑफ अ चीफ जस्टिस, जिसे हम कहते हैं CJI, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ 31 अदर जजेस हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। एक मैंने जैसे अभी पहले भी बताया था कि एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है जिसके तहत प्रेसिडेंट जो है उन जजेस को अपॉइंट करते हैं। नो डाउट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। क्या होता है ये, इट इज़ अ क्लोज ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर चीफ जस्टिस और 4 जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं वो शामिल होते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कंसल्ट अदर जजेस एज ही और शी डीम्स प्रॉपर। Normally, the senior most judge of the Supreme Court is appointed as the Chief Justice of India. जनरली कौन बनता है चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होता है उससे, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, तो उन्हीं को चीफ जस्टिस, मोस्टली ये कोई फिक्स नहीं है बट मोस्टली जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाता है। फिर जो बाकी जजेस होते हैं, अदर जजेस, उन्हें वो दोनों मिलकर यानी प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो उन जजेस को अपॉइंट करते हैं। अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और डू यू नो में देखो बच्चों, जो हमारी जो हाईएस्ट कोर्ट थी पहले ब्रिटिश टाइम के दौरान, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, तो वो इस कोर्ट को उन्होंने क्या नेम दिया था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और तब ये जो लोकेट कहाँ थी, पार्लियामेंट हाउस के अंदर। लेकिन बाद में इसका जो हेड क्वार्टर जो नई बनाई वो कहाँ, दिल्ली के अंदर है, 26 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या हमें क्वालिफिकेशन चाहिए,
कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं? सबसे पहले, अ पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अ जजेस ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years, कि हाई कोर्ट का कम से कम वो 5 साल तक के लिए जज रहे हों। अ डिस्टिंक्ट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, चाहे वो अपनी मर्जी से नहीं करते, लेकिन उनके ओपिनियन में वो जो है इम्बाइस्ड भी होने चाहिए, अनबाइस्ड होने चाहिए, इम्पार्शल भी होने चाहिए। जो उन्हें उनके ओपिनियन में उन्हें लगेगा कि ये पर्सन न्याय सही दे सकते हैं और सही देते हैं पहले भी, तो उनके अगर उनके ओपिनियन में वो बेस्ट हैं तो उस पर्सन को वो अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद आता है रिमूवल। पहले अभी हमने पढ़ा जैसे स्पेशल प्रोविज़न में कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर कोई भी जजेस को रिमूव नहीं कर सकते, उनके लिए एक रिटायरमेंट एज फिक्स होती है। द चीफ जस्टिस एंड ऑल अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन इन ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years. What is the retirement age of the judges of Supreme Court? 65 years. Once a judge is appointed, she or he cannot be removed from office under normal circumstances. He or she can be removed only on grounds of proved misbehavior or incapacity to discharge function. मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में वो रिमूव नहीं हो सकते। अगर उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास होता है कि वो अपना काम सही नहीं कर रहे हैं, वो पार्शल हो रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए लॉज को वो फॉलो खुद नहीं कर रहे हैं, तब उस रेजोल्यूशन को जब दोनों हाउस के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाता है, तभी वो जज को रिमूव कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। अब सैलरी, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं या चीफ जस्टिस, उन्हें कितनी सैलरी मिलती है? द गवर्नमेंट हैज सेट द सैलरी फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट ₹2,80,000 per month, whereas for the other judges at ₹2,50,000, means 2.5 लाख अदर जजेस के लिए और 2,80,000 जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सैलरी। इसके अलावा उन्हें बहुत सारे अलाउंसेस, अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़, जैसे उन्हें ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है, कार मिलती है, ट्रैवल अलाउंसेस, लीव एंड पेंशन और रिटायरमेंट, ये सारी फैसिलिटीज़ उन्हें मिलती हैं एज अ चीफ जस्टिस और द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. So next is power and function of the Supreme Court. This topic we will discuss later on. Till then, bye. Take care.